स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। कल हमने संधि वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लिया है। आप सभी को अच्छे से वो समझ में आ गया होगा। आज हम करेंगे शब्द व्यवस्था। चैप्टर 4 है शब्द व्यवस्था। इस चैप्टर में हम करेंगे शब्द की परिभाषा और शब्दों का वर्गीकरण। की शब्दों का वर्गीकरण है वो किन किन आधारों पर किया गया है। तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। पाठ है हमारा शब्द विचार। तो शब्द विचार में सबसे पहले शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह, यानी सार्थक यानी जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। तो वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द। निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता वो शब्द नहीं कहलाता है। शब्दों में अनेक वर्ण होते हैं, वर्णों का मेल सार्थक होना चाहिए। वर्णों के मेल से बने शब्द का अर्थ अवश्य होना चाहिए। अब है सभी शब्दों में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। शब्द का अर्थ अवश्य होना चाहिए। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह पद कहलाता है। यानी जो शब्द है जब उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उस शब्द को हम पद कहते हैं। ठीक है बेटा। अब है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया है। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। प्रयोग के आधार पर या फिर आप इसको व्याकरण प्रकार के आधार पर कह सकते हैं। अब है पहला स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। इस आधार पर शब्द के 5 भेद किए गए। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। 5 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तो सबसे पहले तत्सम शब्द पढ़ते हैं। तत्सम शब्द क्या है? तत् प्लस सम अर्थात उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के तो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे गृह, मित्र, अग्नि आदि। तो तत्सम शब्द में क्या होता है बेटा कि जो संस्कृत के शब्द थे और उनको हम वैसा का वैसा हिंदी में प्रयोग करते हैं वो है आपके तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या है? उससे होना। तत्प्लस भव, उससे होना। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ में प्रयोग हुए हैं वो कहलाते हैं आपके तद्भव शब्द। जैसे गृह से बना घर, मित्र से बना मीत, अग्नि से बना आग। फिर है आपके देश शब्द। देश शब्द क्या है? देश प्लस जय अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द विभिन्न अंचलों से आए हैं। ये आम बोलचाल में प्रचलित होते हैं कि देश शब्द हैं जो विभिन्न अंचलों से हमारे क्षेत्रीय भाषा से जो शब्द आए हैं वो देश शब्द कहलाते हैं और जिनको हिंदी में हम प्रयोग करने लगे, जैसे लोटा, पगड़ी, चारपाई, डिबिया, गाड़ी आदि। विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द हिंदी में आ गए। ये शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं कि ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के थे और इनको हम हिंदी में प्रयोग करने लग गए। जैसे कुछ शब्द अंग्रेजी के हैं, कुछ अरबी के, फारसी के, पुर्तगाली के, तुर्की के, जो ऐसे शब्द हैं जिनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर है, इसको हम हिंदी में भी लिखते हैं स्टूल, स्टेशन, गैस, हॉल। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के थे और उनको हिंदी में प्रयोग करने लग गए। फिर है आपका संकर शब्द। संकर शब्द क्या है? 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं कि जो जब अलग अलग भाषाओं से 2 अलग अलग भाषाओं से शब्द बनता है कोई एक, तो वो संकर शब्द कहलाता है। जैसे हवादार, हवा प्लस दार। हवा हिंदी का शब्द हो गया, दार फारसी का। तो 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द बने वो हैं आपके संकर शब्द। रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, तो ये हो गया रेलगाड़ी। तो ये क्या है? आपके संकर शब्द। अब अगला है आपका रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द प्रयोग होते होते किसी विशेष अर्थ में रूढ़ अर्थात निश्चित हो गए उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द बेटा जो किसी विशेष अर्थ में ही प्रयोग होने लगे और फिर वो उसी नाम से प्रचलित हो गए। जैसे पुस्तक है, पुस्तक को पुस्तक ही कहते हैं। दूध और घर, जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो रूढ़ हो गए, जैसे कुर्सी, मेज। तो ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए और जिनके हम खंड करते हैं यानी टुकड़े करते हैं तो उनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, वो कहलाते हैं आपके रूढ़ शब्द। फिर हैं यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द क्या होते हैं बेटा कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। और इनके शब्दों की टुकड़ी किए जा सकते हैं और उन टुकड़ों का अर्थ भी निकलता है। यानी जब हम इनके खंड करते हैं तो सार्थक खंड निकलते हैं, यानी उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है।
विद्या प्लस आलय, तो दो शब्दों से मिलके बना विद्या और आलय से, और इसका एक शब्द क्या बना विद्यालय। तो दोनों का अर्थ है बेटा, विद्या का भी अर्थ है और आलय का। विद्या और आलय मतलब घर। प्रधानमंत्री दो शब्दों से बना, प्रधान से और मंत्री। रसोई घर, रसोई और घर। तो यौगिक शब्द हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों से मेल से बनते हैं तथा उनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। अब है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ अर्थात ये शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ में निश्चित रूढ़ हो गए हों, यानी दो क्या हो गया आपका रूढ़ और यौगिक दोनों का मिला हुआ रूप। कि ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी, यौगिक यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए, लेकिन फिर भी किसी विशेष अर्थ में निश्चित या रूढ़ हो गए हैं। जैसे शब्द है आपका पंकज। पंकज शब्द पंक प्लस जय दो शब्दों से मिलकर बना। पंक माने कीचड़ और जय माने पैदा हुआ। तो कीचड़ में पैदा हुआ, कीचड़ में बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं, लेकिन यहाँ किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया। किसके लिए? कमल के लिए। दशानन दस प्लस आनंद यानी 10 और आनंद यानी मुख, तो रावण के लिए रूढ़ हो गया। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं, चतुर्मुख, चतुर्भुज, पीताम्बर, नीलकंठ आदि। अब है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या हैं? वे शब्द जिनके रूप लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, वो तो है आपके विकारी शब्द, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द वे हैं जिनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ये आपके 5 हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। तो विकारी और अविकारी शब्द, इनके बारे में हम आगे वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब है आपके अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांट दिया? 4 में, कि एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोमार्थी। तो अर्थ यानी प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है और उसी के आधार पर इनको हमने अलग अलग भागों में बांटा। एकार्थी यानी एक अर्थ, जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, नल, कुर्सी आदि। अनेकार्थी, जिन शब्दों के, देखो नाम से पता चल रहा है अनेक प्लस अर्थ, अनेक अर्थ, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र है, एक तो चिट्ठी और एक पत्ता। कर, हाथ और टैक्स, अंक, गोद और संख्या। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, जैसे आँख, आँख का पर्यायवाची हो गए चक्षु, लोचन, नेत्र। कमल की सरोज, पदम, जलज। विलोमार्थी शब्द या विपरीतार्थक शब्द, जो शब्द एक दूसरे से विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोमार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा का बुरा, गुण, अवगुण, लाभ, हानि, साकार, निराकार। अब है इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में शब्द किसे कहते हैं, शब्द में क्या क्या होता है, बेटा आप करोगे इसको। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, रचनाएं बनावट के आधार पर कितने शब्द कितने प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द में क्या अंतर है। तो ये आप सभी प्रश्न उत्तर आगे आराम से कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको समझा दिया है। अब है इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए कि निम्नलिखित शब्दों के तद्भव लिखिए। अग्नि, आग, सूर्य, सूरज, पत्र, पत्ता, गृह, घर, कोकिल, कोयल, दुग्ध, दूध। इनके तत्सम शब्द बताने हैं। खेत, क्षेत्र, काम, कर्म, नींद, निद्रा, आम, आम्र, दांत, दंत, हाथ, हस्त। नीचे कुछ आपको शब्द दे रखे हैं, उनके आपको दो दो उदाहरण लिखने। देश शब्द में 2 उदाहरण हो गया, लोटा, पगड़ी। विदेशी शब्द में डॉक्टर, अखबार। संकर शब्द में रेलगाड़ी, डाकघर। रूढ़ शब्द में पुस्तक, घर। यौगिक में विद्यालय, प्रधानमंत्री। योग रूढ़ में नीलकंठ, दशानन। आगे है पेड़ के पत्तों में छिपे वर्णों की सहायता से 8 सार्थक शब्द बताइए। तो यहाँ पर इस पेड़ में बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों में से ढूंढकर सार्थक कोई भी 8 शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पर देखो हमने एक शब्द ढूंढा, जैसे एक तो ये बन गया मे और ला, क्या बन गया, मेला। ऐसे ही यहाँ पर और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कै, मैं और ले। तो इस तरह से आपको ढूंढकर यहाँ पर 8 शब्द लिखने हैं। शब्द पढ़ो और शीर्षक तक ले जाओ। कपड़ा कौन सा शब्द है, रूढ़। देवालय, यौगिक। दशानन, योग रूढ़। पाठशाला, यौगिक।
स्नानघर, यौगिक, पुस्तक, रूढ़। 5 विदेशी भाषाओं के शब्द दो दो उदाहरण दे दिए। 5 विदेशी भाषाओं के शब्दों के दो दो उदाहरण दे दिए। अंग्रेजी का हो गया डॉक्टर, स्टेशन, अरबी खबर, अखबार, फारसी तस्तरी, जरूरत, पुर्तगाली बाल्टी, तंबाकू, तुर्की कालीन, लाश। तो बेटा आपको ये प्रश्न उत्तर है, आप आराम से कर सकते हो। तो ये प्रश्न उत्तर तो आपको करने हैं नोटबुक में नोट, और ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। थैंक यू। Let's start our today's class. In the previous class, we discussed exercise 4.1 and chapter 4 is about integers. Integers क्या थे हमारे पास? all the counting numbers, उनके नेगेटिव और जीरो। ठीक है, ये सब क्या थे हमारे पास? इंटीजर्स थे। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि इंटीजर्स ग्रेटर कंपेरिजन पढ़ा था कि इंटीजर्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं, नेगेटिव टर्म्स और पॉजिटिव टर्म्स या नेगेटिव और जीरो को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में अब हमें क्या करना है? इंटीजर्स को ऐड करना है। ठीक है, इंटीजर्स को ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे साइन याद रखना। जब भी सेम साइन हो, क्या हो हमारे पास? सेम साइन मतलब कि या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो हमेशा क्या होता है? वैल्यूज का एडिशन होता है। ठीक है, क्या होता है? वैल्यूज का एडिशन। और साइन किसका लगता है? जो बिगर टर्म के आगे। जब डिफरेंट साइन हो, डिफरेंट साइन मतलब या तो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो क्या होता है? वैल्यूज का तो होता है सब्ट्रैक्शन, वैल्यूज का होता है सब्ट्रैक्शन, और साइन किसका आता है? अगेन जो बिगर टर्म के आगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन करते हैं हम। ऐड द इंटीजर्स 27 प्लस माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस मल्टीप्लाई, बिकॉज ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और प्लस मल्टीप्लाई विद माइनस होता है हमारे पास माइनस। तो 27 और माइनस 12। ठीक है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता हम उसके आगे प्लस लगा सकते हैं। क्या है यहाँ पे? डिफरेंट साइंस है, तो क्या होगा हमारे पास? वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन मतलब कि 27 में से 12 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? 5 और 1 15 हो गया। अब साइन किसका आएगा? जो बिगर टर्म के आगे। बिगर टर्म क्या है यहाँ पे? 27, और उसके आगे साइन क्या? प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस साइन। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस और माइनस है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस 470, और यहाँ बन गया माइनस 110। ठीक है, माइनस माइनस क्या है? सेम साइन है। सेम साइन में क्या है? एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो एडिशन करेंगे तो 470 को 110 से प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा? 8 और 5। ठीक है, कितना आ गया आंसर? 580। लेकिन साइन किसका आएगा? जो बिगर टर्म के आगे। बिगर टर्म क्या है? 470, उसके आगे साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइनस 42 प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? क्या है? साइन माइनस प्लस, डिफरेंट साइन है, वैल्यूज का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। क्या आप 6 में से माइनस करेंगे? 42 में से माइनस करेंगे। 42 में से क्या माइनस करेंगे? 6। क्या आ गया आंसर? 6 और 3 36 आ गया। 36 तो आंसर लिख दिया हमने यहाँ पे, लेकिन साइन किसका आएगा? जो बिगर टर्म। 42 के आगे साइन क्या है? माइनस, इसका आंसर क्या आएगा? माइनस 36। ठीक है, तो सेम साइन में एडिशन, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद हमेशा साइन किसका आता है? जो बिगर टर्म के आगे होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नाउ नेक्स्ट वन है हमारे पास अगेन एडिशन करना है इंटीजर्स का। बस यहाँ पे क्या है हमारे पास? ब्रैकेट, और बोर्ड मार्क्स रूल में क्या होता है हमारे पास? ब्रैकेट पहले सॉल्व होते हैं, उसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंगली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस या माइनस ऐसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 39 एज इट इज यहाँ रहेगा माइनस 39, साइन क्या है उसके साथ? प्लस, ब्रैकेट यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस 8 है, और यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्रैकेट सोल्व करनी है, तो ब्रैकेट के अलावा वाली टर्म्स को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या है? सेम साइन है। ठीक है, सेम साइन में क्या होता है? एडिशन। 8 में 9 ऐड करेंगे, कितना होगा? 17। यहाँ आंसर लिख दिया 17। ठीक है, लेकिन क्या है? बिगर टर्म के आगे साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। अब क्या हो जाएगा? माइनस 39 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। हमने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ प्लस साइन था और आगे क्या है? माइनस, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना है? वहाँ पे ब्रैकेट साइन लगाना होता है। अगेन सेम साइन, क्या होगा? वैल्यूज का एडिशन। 39 में 17 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 और 56। ठीक है, 56 आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन बिगर टर्म के आगे क्या है? माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। सो माइनस 56 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट इज अबाउट द एक्सरसाइज 4.2. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 is, so now in exercise 4.3 we have subtraction of the integers. 4.2 is about the addition of integer, 4.3 is about the subtraction of integer.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल 65 माइनस करना है किसमें से, -45। तो फ्रॉम से क्या होता है, फ्रॉम मतलब -45 से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 65। सब्ट्रैक्शन का साइन क्या होता है, नेगेटिव, और यहाँ पे कर देगा 65, बिकॉज यहाँ पे कोई अगर यहाँ माइनस होता तो हम उसको ब्रैकेट में लिख के करते, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस साइन है तो इसीलिए कोई दो साइन डिफरेंशिएट नहीं हो रहे, तो हमें यहाँ पे एडिटिव हो गया। अब देखो यही सेम रूल बन गया, क्या हो गया, सेम साइन एडिशन, एडिशन करा दोनों का कितना आ जाएगा हमारे पास 110 आंसर लिखा, लेकिन साइन किसका है, जो बिगर टर्म के आगे, बिगर टर्म हमारे पास 65 और उसके आगे साइन क्या है, माइनस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में अब हमारे पास है अगेन -120 है, क्योंकि इसके आगे प्लस साइन नहीं हो सकता है और वो मल्टीप्लाई होके अगेन सेम साइन, तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज का एडिशन करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 320 और बिगर टर्म के आगे साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव सब्ट्रैक्ट करना है हमें -40 को फ्रॉम -60, ठीक है, तो फ्रॉम से करना है मतलब -60 होगा, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक साइन बन रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, -40, ठीक है। अब -60 एज इट इज, पहले क्या था, प्लस मल्टीप्लाई विद माइनस, लेकिन यहाँ क्या, माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस, और ये होता है हमारे पास प्लस, ठीक है। सेम साइन मल्टीप्लाई विद सेम इज प्लस, एंड डिफरेंट साइन विद मल्टीप्लाई डिफरेंट साइन, तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस हो गया, ये क्या हो गया 40, ठीक है। अब यहाँ देखो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, तो 60 में से 40 माइनस करेंगे, क्या होगा 20, और साइन किसका आएगा, जो बिगर टर्म का आगे जो कि है 60, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट द सम। अब हमें सब्ट्रैक्शन तो करनी है, लेकिन किसकी करनी है, द सम ऑफ, सम मतलब होता है एडिशन, एडिशन किसका, द सम ऑफ 412 -412 एंड 211 मतलब 211, उसका सम करना है, मतलब इन दोनों टर्म्स का क्या करना है, एडिशन करना है। सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इन दोनों का सम जो आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, फ्रॉम द सम ऑफ, अगेन एडिशन है, और एडिशन में हमारे पास दो टर्म होगी, क्योंकि एक टर्म को तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो दो या दो से ज्यादा टर्म्स होनी चाहिए, तभी हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो सम किसका करना है, 163 और 116 का। तो फर्स्ट सम करते हैं हम, फर्स्टली जो सम हमारे पास है, सम क्या हो जाएगा, -412, सम मतलब हो गया प्लस साइन, और यहाँ पे माइनस साइन होता तो ब्रैकेट में कर देते, लेकिन यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब क्या हो गया, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, 412 को किसमें से माइनस करेंगे, 211, क्या हो गया 1 0 और 2, क्या आंसर आ गया 201। अब क्या होगा, साइन बिगर टर्म के आगे क्या है हमारे पास, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। अब सेकंड सम जो करते हैं उसको करते हैं, सम जो है सेकंड, उसमें हमारे पास 163, अब प्लस लगाएं क्योंकि सम है, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो इसीलिए ब्रैकेट लगा दिया, और अब क्या हो जाएगा, ये 163 प्लस माइनस -116, क्या हो गया, डिफरेंट साइन, बिकॉज जिसके आगे कुछ नहीं हुआ प्लस बोल सकते हैं हम, डिफरेंट साइन वैल्यूज का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, 163 -116 क्या हो जाएगा 7, 5 - 1 is 47, बिगर टर्म के आगे साइन क्या, प्लस, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस को इंडिकेट करो चाहे डिनोट ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सम तो आ चुके, लेकिन हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना था किसका, इनका सम, किसमें से, फ्रॉम सम ऑफ 163 एंड 116, ठीक है। तो 116 और इनका सम हमारे पास 47 है, तो सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 47 माइनस करना है, किसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है मतलब माइनस साइन, और -200, तो माइनस अगेन है तो इसीलिए ब्रैकेट में यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 47 को एज इट इज, माइनस माइनस अभी बताया मैंने क्या हो गया, प्लस, और 201, सिंपली इनको ऐड करना है, क्या हो जाएगा 8, 4 और 2 48 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गॉट ऑल द कंटेंट दैट आई टॉट यू टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। This is for 6th class. Students, we completed with the 10th chapter completely, present, past and future tense. Now we will start with the 16th chapter, that is models. Now let's start with the models. You can see here on the board, chapter number 16, models. Define of model is, first of all write it down, the define of model, that is a group of spatial group of auxiliaries verbs that is given in your book only. Now students, you can see in your book only models define. First of all write it down, the define of models. Models are a spatial group of auxiliary verbs used to express certain meanings like permission, ability,
possibility, suggestion, necessity and certainty. We are having some important models. You are write it down according to the sentences as we have given the meanings. परमिशन के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, एबिलिटी के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, पॉसिबिलिटी, सजेशन, नेसेसिटी और सर्टेनिटी के लिए. नाउ वी आर हैविंग अ सर्टेन रूल्स गवर्निंग द यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स. अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स हैं कि हमें कौन से सेंटेंस के लिए कौन सा यूज़ करना है. वी आर हैविंग अ रूल्स. अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी आर गोइंग टू start with the models. Now you can see functions and usage of models. First is can and could. Can is used. हम can कब use करेंगे और could कब use करेंगे. You can see in your book itself. First is to express the present ability or potential. यानी कि अपनी present ability की तुम कितना क्या कर सकते हो उसके according हम can use करेंगे. You can see the example also. I can ride a bike. कि मैं बाइक राइड कर सकता हूँ. या किसी से अगर हमें परमिशन लेनी है, सीक एंड ग्रांट परमिशन, यानी कि किसी से अगर हमें परमिशन देनी है या लेनी है, स्पेशली इन एन इनफॉर्मल मैनर वाइल टॉकिंग टू फ्रेंड्स. इट मीन्स अगर हमें अपने फ्रेंड से बात करनी है या कुछ भी है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कैन यूज़ करेंगे. नाउ फॉर द टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी कि काम हो सकता है या नहीं. To express the possibility we also use can. For the suggestion और offer, अगर हमें किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करनी है या किसी को सजेशन देनी है तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, can. Now for the use of could. could हम कब यूज़ करेंगे, to express the past ability, यानी कि हम जो can है तब हम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग तब हम यूज़ करेंगे तब हमें कोई भी काम पास्ट में करना होगा, क्योंकि ये हमें प्रेजेंट एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं. लेकिन कुड हम पास्ट एबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे. यू कैन सी हेयर ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द कैन ओनली बट ओनली फॉर पास्ट टेंस. हम पास्ट टेंस के लिए कुड यूज़ करेंगे, अदरवाइज वी कैन यूज़ फॉर द प्रेजेंट कैन. कैन हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए कुड. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर हैविंग अ बुक एक्सरसाइज ऑल्सो. You can see here can or could. So you can just see the first of all see the rules of could and can as given in the book. On the basis of the rules you can fill this exercise as I have done for you. Now I will do this exercise for you. Now you can see the book exercise. First sentence, Dinu dash still win but it's not very likely. So Dinu can still, क्योंकि ये प्रेजेंट के लिए, so we are going to use can. Learning a language be a real challenge. Learning a language can, you can put can. Why you can put can? Because learning अभी चल ही रहा है तो ये प्रेजेंट है. I dash always beat you at tennis when we were children. This sentence is related to your past tense. ये past tense से related है. इस पे आपसे ये बताया गया है कि जब हम बच्चे थे. So you can put could. I could always beat you at tennis when we were children. डैश आई टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन. अब इसमें पार्ट लेने के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट के लिए बात करें, वी विल पुट कैन. आई डोंट थिंक यू कैन एज यू आर अंडर एज. एज दिस इज गोइंग टू बी अ प्रेजेंट ओनली, सो वी विल पुट कैन. बोथ द गर्ल्स डैश stake very well. Both the girls can stake very well. Their mother taught them skating when they were very young. So this sentence is in the past, so you are going to put it could. First of all, complete read the sentence so that you can understand कि ये हमें उसमें है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है.
I asked my parents if I dash have some extra money and they said I dash. I asked my parents if I could, I can have some extra money and they said I could. So students, I completed this exercise for you. So students, we are having book exercise on the basis of 2 points, that is can and could. We can see here can और could के बारे में हमें पता चल चुका है हम कब यूज़ करते हैं, और on the basis of this we completed this book exercise also. So students, you have to mention that आपको rules अच्छे से पता होने चाहिए कि हम कब किसके लिए क्या यूज़ करते हैं. So students, I hope you understand these 2 points. Thank you everyone. Good morning students, I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in our previous video we study about chapter number 5th, which is separation of substance. In this chapter we study about how things are separate from each other, liquid, solid and gas are separate from each other. So in today's video we study about motion, measurement and distance, which is chapter number 11 for class 6. So students, let's start our chapter number 11. So students, first we start our short answer type question. Question number first is, why do we need a standard unit of measurement? So answer is, standard units do not vary from person to person or place to place, so we need standard unit of measurement. अब क्या कह रहे हैं, जो standard unit है वो क्या person to person और place to place vary नहीं करती है, हमें इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत होती है. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आपका आएगा किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर. ये सब आपके स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो आपको एक्यूरेट मेजर देता है किसी भी चीज़ का. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़, व्हाट इज़ मेजरमेंट? व्हाई डू वी नीड मेजर क्वांटिटीज़? मेजरमेंट क्या होता है, हम मापते क्या, किस चीज़ को हम क्यों माप रहे हैं, क्या कारण है, और हमें क्वांटिटी को मेज़र करने की क्या ज़रूरत है. So answer is, the process of finding the length, size, quantity, etc. of a substance is called measurement. किसी भी लेंथ को, साइज़ को या किसी भी क्वांटिटी को नापने के लिए हमें एक सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम क्या कह रहे हैं, मेजरमेंट कह रहे हैं. ठीक है, मतलब कोई जो पर्सन है उसकी हाइट कितनी है, उसका साइज़ कितना है, और या फिर उसका वेट कितना है, ये सब मेजरमेंट के थ्रू होता है. We measure quantity to obtain or conduct experiment and also used in daily life to measure groceries distances. अब क्या कह रहा है, हम अपनी लाइफ को हम क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं तो ऑब्टेन कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, तो जो एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, या फिर अपनी डेली लाइफ में भी हम मेज़रमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्रोसरीज़ को, डिस्टेंस को हम जैसे कार के थ्रू, व्हीकल के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो ये देखने के लिए कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये सब. क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, व्हाट डज ईच मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ? ईच मेजरमेंट, कितने जो मेजरमेंट है वो क्या कंसिस्ट करता है, तो ईच आंसर इज, ईच मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर एंड अ यूनिट. जितने भी मेजरमेंट होंगे उसमें एक नंबर और एक यूनिट होगा. नंबर जैसे आपका 0 से लेकर 100 या इससे ज़्यादा भी जा सकता है. यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर में, मीटर में है, वो लीटर में है, ग्राम में है, किसी में है. तो मेजरमेंट में नंबर और यूनिट हमेशा प्रेजेंट होती है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टूडेंट्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, कमेंट. जो रेस्ट एंड मोशन है दोनों आपस में जुड़ी हुई टर्म है, इसके बारे में आपको कुछ कमेंट करना है. सो आंसर इज, नथिंग इन यूनिवर्स इज स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन. जो यूनिवर्स में है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो रेस्ट के पोजीशन में हो या मोशन के पोजीशन में हो. ठीक है, दे डिपेंड ऑन द ऑब्जर्व फ्रेम ऑफ द रेफरेंस. जिस चीज़ हम कैसे उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे सीन कर रहे हैं, ये हमारी रेफरेंस पे बेस करता है. ठीक है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ ना तो रेस्ट में है ना कोई मोशन में है. क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट और मोशन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है. सो आंसर इज, इन रेस्ट अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग.
अपनी सराउंडिंग में, आसपास की चीज़ों में अगर कोई भी बॉडी है या फिर कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है वो हिल नहीं रही है, जैसे पहली पोजीशन में थी वैसे ही है, तो हमें क्या कहेंगे, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि वो रेस्ट पोजीशन में। एग्जाम्पल, बुक लाइनिंग ऑन अ टेबल। अगर आपने किसी भी टेबल पे कोई बुक रखी हुई है या फिर कोई पेन रखा हुआ है तो आप देखेंगे कि वो रेस्ट पोजीशन में, वो हिल नहीं रहा है जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस पोजीशन को हम कहते हैं रेस्ट। मोशन, a body is said to be motion if its position continuously changes with respect to its surrounding changes with time। अब क्या कह रहा है, एक बॉडी मोशन में हिलती हुई तब दिखाई देती है जब उसकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। जैसे आपका क्लॉक में जो पेंडुलम होता है उसकी पोजीशन है वो चेंज होती रहती है साइड टू साइड। और एग्जांपल, एक फ्लाइंग वुड बर्ड, या फिर आप कोई भी किसी भी व्हीकल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाते हैं चलाकर, तो वो भी क्या है, एक मोशन में है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है उसे हम कहेंगे मोशन में है, वो सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट। सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मेंशन प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल मेजरिंग लेंथ ऑफ अ पेंसिल यूजिंग अ रूलर। एक रूलर की मदद से आप किसी भी पेंसिल की लेंथ को मेज़र करते तो उसका सबसे सही तरीका क्या होगा, या फिर क्या हमें सावधानी बरतनी होगी। तो हमें देखना होगा जो आई की पोजीशन है, आपका कोई भी स्केल है, ठीक है, यहाँ पे आपकी पेंसिल रखी हुई है, तो अगर आप यहाँ से देखते हैं, इस पॉइंट से देखते हैं सीधा, तो ही आपको क्या है, उसकी लेंथ आप एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आई इधर से या फिर इधर से आप इस डायरेक्शन से देखते हैं तो आपको दिखेगा कि उसकी पोजीशन है वो चेंज मिलेगी। क्या मिलेगा, डिस्टेंस अलग अलग होगी, ठीक है। लेकिन आप एक्यूरेट पॉइंट से देखते हैं, बिल्कुल सिधाई से देखते हो, तो आप ये बता सकते हैं कि उसकी एग्जैक्ट उसकी लेंथ, पेंसिल की लेंथ कितनी है। सो वी कैन से दैट कीप योर आई इन लाइन विथ पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के पॉइंट की लाइन के साथ आपको अपनी आई रखनी है। इफ़ आई इज़ नॉट इन लाइन विद द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, मेजर लेंथ विल बी आइदर शॉर्टर और लॉन्गर देन एक्चुअल लेंथ। तो क्या होगा, अगर मेजरमेंट की लाइन पे आपकी आई नहीं होगी, इससे आगे या इससे पीछे होती है, तो जो मेजर डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, तो शॉर्टर होगी या फिर लॉन्गर होगी एक्चुअल लेंथ से। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन, फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर। अब क्या कह रहा है, कोई भी बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करी, सीधा मूव करी, तो हम इसे क्या कहेंगे, उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मोटरसाइकिल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। किसी भी स्ट्रेट रोड पे कोई भी मोटरसाइकिल मूव कर रही है तो हम इसे कहेंगे मोटरसाइकिल विल बी ना रेक्टिलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन इज इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व्ड लाइन इट्स मोशन सेड टू बी कर्विलिनियर। अब क्या कह रहा है, कोई भी बॉडी एक कर्व्ड लाइन में मूव करती है तो उसका मोशन हम कहेंगे कर्विलिनियर मोशन होगा। एग्जाम्पल, अ स्टोन थ्रोन अप इन एयर एट एन एंगल। अब क्या कह रहा है, अगर कोई भी बॉडी है एक कर्व, ऐसे कर्व मतलब सी की शेप में अगर मूव कर रही है तो उस मोशन को हम कहेंगे कर्विलिनियर मोशन। एग्जाम्पल, अ स्टोन थ्रो अप इन एयर एट एन एंगल। एक एंगल पे आप अपने स्टोन को, किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आके गिरता है, तो एक कर्व शेप बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में मोशन वापस से उस चीज़ को रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, मतलब उसका जो टाइम होता है किसी भी चीज़ का मोशन में रिपीट होने का, वो एक फिक्स टाइम है कि उसी भी टाइम पे वो रिपीट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट बीट इन अ हेल्दी पर्सन। एक हेल्दी पर्सन की जो हार्ट बीट होती है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो एक रिपीट मोशन में, फिक्स मोशन पे धड़कती है हार्ट बीट। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं पेंडुलम का। आपके क्लॉक में पेंडुलम होता है, वो भी एक रेगुलर मैनर में ही, पीरियोडिक मोशन में ही अपने सीक्वेंस को रिपीट करता है। नेक्स्ट इज नॉन पीरियोडिक मोशन, मोशन विच डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। कि अब जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में किसी भी मोशन का रिपीट ना होना, उससे हम नॉन पीरियोडिक मोशन कह रहे हैं। नॉन पीरियोडिक का मतलब ईजी है, वो अपने जो समय है मोशन का वो क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट मोशन में है। कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, 2 सेकंड ले रही है, कोई 4 सेकंड ले रही है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है।
एग्जाम्पल व्हीकल्स रनिंग ऑन रोड। अब रोड पे काफ़ी सारे व्हीकल्स मूव करते हैं, तो हर व्हीकल्स की जो स्पीड होती है व्हीकल की वो डिफरेंट होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, रोड पे जो व्हीकल है उनका मोशन है नॉन पीरियोडिक है, वो रेगुलर इंटरवल और टाइम के बीच में क्या मूव नहीं कर रहे हैं। किसी टाइम मान लो शुरुआती 10 मिनट्स में जो व्हीकल है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर है, बाद के 10 मिनट्स में उसकी स्पीड इंक्रीज होकर 40 किलोमीटर हो रही है, तो वो क्या है, एक नॉन पीरियोडिक मोशन है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन फॉलोइंग विद एग्जाम्पल। फर्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। The to and fro motion of an object along its mean position is called oscillatory motion. Oscillatory motion to and fro. To and fro का मतलब है किसी भी चीज़ का आगे जाना और फिर वापस से बैक साइड आना, उस मोशन को कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन। इसमें क्या हो रहा है, जो पर्सन है उसकी बॉडी आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है मीन पोजीशन के साथ। एग्जाम्पल चाइल्ड ऑन ए स्विंग। कोई भी स्विंग है, कोई भी झूला है, जैसे आपका हिंदी पिंग भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, आगे और पीछे मोशन होता है, ठीक है। चाइल्ड आगे जाता है और फिर फोर्स के साथ पीछे आता है, तो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट इज रोटेटरी मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी the motion of a body without changing its place, in which every particle on its move along a circular path about a fixed axis is called rotatory motion. Rotatory motion एक fixed axis पे किसी भी चीज़ का सर्कुलर फॉर्म में घूमना, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस। अभी ये यहाँ है, इसकी पोजीशन फिक्स है, इसका एक्सिस फिक्स है, लेकिन जो इसका ये सर्कुलर पाथ है उसमें मूव कर रही है वो, ठीक है। अब की जो बॉडी है, मोशन की बॉडी, विदाउट चेंजिंग इट्स स्पेस इन विच एवर पार्टिकल, अब क्या है, इसकी जो पोजीशन है वो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन एक पाथ बनाएगा, ये सर्कुलर पाथ बनाता है रोटेटरी मोशन एक फिक्स एक्सिस पे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, मोशन ऑफ ए मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड में क्या होता है, जो आपका मैरी गो राउंड जो आपका झूला होता है वो तो एक ही ग्राउंड पे एक ही जगह रहता है, लेकिन उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या कर सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, हाउ कैन यू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, एक्सप्लेन वन मेथड। किसी भी कर्व्ड लाइन को आप ऐसे कर्व्ड लाइन को कैसे मेजर करते हैं, तो हम कर्व्ड लाइन को मेजर करने का तरीका है, लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन कैन नॉट बी मेजर विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। किसी भी कर्व्ड लाइन को आप मीटर स्केल की हेल्प से क्या नहीं मेज़र कर सकते। क्यों नहीं मेज़र कर सकते, क्योंकि आपका जो मीटर स्केल है वो स्ट्रेट होता है और हम उसको बेंड नहीं कर सकते हैं। सो हम इस कर्व लाइन को कैसे मेज़र करेंगे, या तो थ्रेड की मदद से या डिवाइडर की मदद से हम इसको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, राइट अ नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री पे आपको नोट देना है। सो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिफोर एवरी अदर ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन्स ट्रैवल ऑन फुट। अब क्या कह रहा है, किसी भी ट्रांसपोर्ट से पहले जो ह्यूमन्स होता है वो अपने पैरों के मदद से ट्रांसपोर्ट चलते थे। उसके बाद क्या हो, फॉर्चुनेटली ह्यूमन्स लर्न टू यूज़ एनिमल्स लाइक कैमल, हॉर्सेस एक्सेट्रा। उसके बाद क्या है, कुछ टाइम के बाद जो ह्यूमन्स ने एनिमल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये कब हुआ था, ये हुआ था 4000 BC टू 3000 BC के बीच में, ठीक है। इनके बीच में ह्यूमन्स ने एनिमल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट इन 3500 BC व्हील वाज इन्वेंटेड इन इराक एंड फर्स्ट व्हील वाज मेड फ्रॉम वुड। अब क्या है, 3500 BC में इराक में सबसे पहले व्हील का, पहिए का इस्तेमाल किया गया था और उस पहिए को बनाया गया था लकड़ी का इस्तेमाल करके, किसी लकड़ी से उसको बनाया गया था। स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट इन 1769। 1769 में स्टीम इंजन, भाप का इंजन इस्तेमाल किया गया था ट्रेन में, जिसका इन्वेंशन जेम्स वॉट ने किया था। एरोप्लेन इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स इन 1903 मेड ट्रैवल पॉसिबल अक्रॉस ओशन। समुद्र को पार करने के लिए एरोप्लेन का इस्तेमाल किया गया, जिसको राइट ब्रदर ने इन्वेंशन किया था। उसके बाद लेटर 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, एरोप्लेन, कार एंड बसेस आर आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Welcome to our online classes. This is for class 6. In previous class we have completed our second chapter of civics, short and long question answer. Today we do the short and long question answer of chapter number 3rd. Name what is government.
Now we start our today's class. Our first question is, what led to the formation of the government? कि गवर्नमेंट कैसे बनती है? आंसर इज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द सिटीजन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो प्रतिनिधि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं उनसे ही सरकार बनती है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप? बेटा ये दोनों ही टाइप गवर्नमेंट के हैं, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, तो ये दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है. इन ए मोनार्की द किंग और द क्वीन इज द हेड ऑफ द कंट्री, कि मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, राजा या रानी किसी देश के शासक होते हैं. एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, बरूनी, ये कंट्रीज के नेम है जहाँ पे आज भी मोनार्की सिस्टम है. इन ए डिक्टेटरशिप all power lies in the hands of a single person or a very small group of people. Example, Adolf Hitler was a German dictator. कि डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि या तो सारी कंट्री की पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है या एक व्यक्तियों के समूह में होती है. छोटा सा समूह होता है, ये नहीं बहुत बड़ा समूह होता है. बड़ा समूह हो जाएगा तो डेमोक्रेसी हो जाएगा, ठीक है. ये छोटा सा समूह होता है या एक व्यक्ति के हाथ में होती है. जैसे एडोल्फ हिटलर, आपने हिटलर का नाम खूब सुना होगा, तो वो जर्मन का डिक्टेटर था. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? कि प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है, प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है, उसको मतलब क्या है वो? द गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर द इलेक्शंस, कि सरकार कैसे बनती है? जब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और किसके द्वारा? चुनाव के द्वारा. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और ये ही जो फॉर्म है गवर्नमेंट की वो क्या कहलाती है? प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाती है, जिसके अंदर हम अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं चुनाव के द्वारा. नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती क्या है. एवरी सिटीजन हु हैव 18 ईयर्स ओल्ड और अबव इज ए राइट ऑफ वोट, ठीक है. कि प्रत्येक नागरिक जो 18 साल से ऊपर का होता है या 18 साल का होता है उसको वोट देने का अधिकार होता है. तो इसी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं. और इसकी विशेषता क्या है? इट गिव्स द इक्वल राइट, कि ये समान अधिकार देती है टू वोट टू एवरी सिटीजन, प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का, ऑफ द कंट्री हु आर अबव द एज ऑफ 18, कि इक्वल राइट तो मतलब कि वोट तो दे सकते हैं, लेकिन इक्वल समान अधिकार कौन देता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देती है. आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज ए गवर्नमेंट? की सरकार क्या होती है? A government is either a person or a group of people who runs the country, कि गवर्नमेंट एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का समूह होता है जो देश को चलाते हैं. Now we do the long question answer of this chapter. Our first question is, what are the role of a government? कि सरकार का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, क्या अभिनय होता है? आंसर इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कि कानून और नियम बनाती है सरकार. सेकेंड इज डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश की रक्षा करती है. थर्ड इज प्रोविज़न ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है. रेस्क्यू ऑपरेशन, जो कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाते हैं तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है. प्रोवाइड डिफरेंट फैसिलिटीज़ टू द पीपल, लोगों को विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है. बेटा ये सारे काम ही गवर्नमेंट करती है. गवर्नमेंट ही हमारे लिए नियम बनाती है, गवर्नमेंट ही हमारी जो सेना होती है उसका निर्माण करती है. हेल्थ सर्विसेज जो हमें देती है, आपने देखा होगा कि खसरा या जो चेचक होती है उन सब के टीके लगाने के लिए फ्री में डॉक्टर्स आते हैं, ठीक है. जब भूकंप या बाढ़ आती है या मलेरिया वगैरह फैलता है तो दवाई डालने के लिए आते हैं. तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें कौन प्रोवाइड कराता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है. तो ये जब हमसे पूछा जाए कि सरकार का क्या रोल है, तो सरकार के ये सारे रोल्स हैं. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया?
कि भारत के अंदर सरकार के जो विभिन्न चरण हैं या विभिन्न भाग हैं उनके बारे में अब हमें बताना है। आवर आंसर इज लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर 3 लेवल्स हैं, द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट एट हाईएस्ट लेवल, कि सबसे ऊंचे लेवल पे कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार जिसको हम बोलते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, और राज्य स्तर पे क्या होती है, राज्य सरकार होती है। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पे कौन सी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। इट हैज़ 2 टाइप्स, और इसके 2 प्रकार है, एक तो विलेज लेवल है, एक अर्बन लेवल है। ओके, तो 3 टाइप्स की हमारी गवर्नमेंट होती है, और जो थर्ड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो भी 2 टाइप्स की होती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सफ्रिगेट मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री। तो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें सफ्रिगेट जो मूवमेंट हुआ था, वोट देने के अधिकार प्राप्त करने के लिए जो मूवमेंट हुआ था उसके बारे में अब हमें बताना है। सफ्रिगेट मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज स्टार्टेड इन अमेरिका इन 1848। ये स्टार्ट कब हुआ, अमेरिका में स्टार्ट हुआ 1848 में। बाय दिस मूवमेंट वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रांटेड द राइट टू वोट, कि ये पुरुषों को तो पहले से ही वोट देने का अधिकार था, लेकिन औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसीलिए अमेरिका में सबसे पहले सफ्रिगेट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और इससे क्या हुआ कि ये मूवमेंट पूरे विश्व की औरतों को वोट देने का अधिकार फिर प्राप्त हो गया। दीज आर सम कंट्रीज, ये कुछ देश हैं बेटा जब इनको वोट देने का अधिकार औरतों को दिया, इन्होंने कब कब दिया, तो वो डेट मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर रखा है ईयर। न्यूजीलैंड को 1893 में, ऑस्ट्रेलिया को 1902 में, यूएसए 1920, यूके 1918, फ्रांस 1944, डेनमार्क 1915, बेल्जियम 1921, ग्रीस 1943, जापान 1945 एंड इंडिया 1947 गिव्स द राइट टू वोट टू द वुमेन, कि इन्होंने इन ईयर्स में औरतों को वोट देने का अधिकार दिया। बेटा आपको ये पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, आप 1-2 याद कर सकते हो, और उनके साथ इंडिया का जरूर याद रखना है कि इंडिया को कब, एक तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, सबसे पहले किसने दिया, तो 1893 में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया था, ठीक है। उसके बाद आपको इंडिया का याद रख लेना है, 2 या 3 रख लेना, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसके महत्व हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, इट गिव्स पीपल द राइट टू वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि ये लोगों को अधिकार देता है वोट करने का, अपने प्रतिनिधि चुनने का। इट एंश्योर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट टू ऑल, कि ये आर्थिक और सामाजिक दोनों ही विकास देता है। इट एम्फेसिस ऑन द इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन, ये सभी लोगों को, नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। सिटीजन्स आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड ग्रीवेंसेस, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार, अपने भावनाएं व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। दस डेमोक्रेसी इज सो मच इम्पोर्टेंट, इसीलिए डेमोक्रेसी लोकतंत्र बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आवर 5th क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द अपार्थाइड स्ट्रगल, कि अपार्थाइड जो स्ट्रगल था उसके ऊपर हमें नोट लिखना है। अपार्थाइड स्ट्रगल क्या होता है बेटा, जो गोरे और काले, अफ्रीका के अंदर 2 तरीके के लोग थे, एक गोरे थे एक काले थे, तो दोनों के बीच में भेदभाव था। जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को अच्छा नहीं समझते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे एक मूवमेंट चला जिसको अपार्थाइड स्ट्रगल कहते हैं। अपार्थाइड स्ट्रगल वॉज स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका इन द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला, द लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कि अपार्थाइड जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ साउथ अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में स्टार्ट हुआ, और किसकी लीडरशिप में, नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में स्टार्ट हुआ। और जो नेल्सन मंडेला थे वो लीडर थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। दे चैलेंज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने जो जातिगत भेदभाव था या जो रंग भेदभाव था उसको चैलेंज किया, उसको चुनौती दी। दे फाउट ए लॉन्ग स्ट्रगल, उन्होंने बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी इसके लिए। इन 1994 द अपार्थाइड फाइनली कम टू एंड इन साउथ अफ्रीका, और 1994 में द अपार्थाइड, जो अपार्थाइड था, जो रंग नीति जो रंग के आधार पे भेदभाव था, वो पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका में ख़त्म हो गया था।
बेटा मैंने अभी आपको सिविक्स का पोर्शन कराया है। सिविक्स में आपके 3 चैप्टर्स हैं जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे हिस्ट्री के। हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर एंड हाउ। क्या चैप्टर है अपना? व्हाट, हाउ एंड व्हेन। सॉरी, क्या चैप्टर है? व्हाट, व्हेन, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब और कैसे। ठीक है, तो इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के 2 सोर्सेज बताइए, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। 2 सोर्सेज हैं। ठीक है। सेकंड है व्हाट आर मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स क्या है? एन ओल्ड बिल्डिंग और अदर प्लेस दैट इज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, एग्जाम्पल रेड फोर्ट, ताजमहल। कि क्या है वो पुरानी बिल्डिंग्स या प्लेस जहाँ पे ऐतिहासिक, जो हमें इतिहास के बारे में पता लगता है, जो ऐतिहासिक रूप से जरूरी है, जैसे रेड फोर्ट है, ताजमहल है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फॉसिल्स। की फॉसिल्स क्या होते हैं? जीवावशेष क्या होते हैं? जीवों के जो अवशेष बचे हुए होते हैं वो क्या होते हैं? फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द पास्ट। कि जो भी पुरानी चीजें, ठीक है, जो भी पुरानी चीजें या जो भी चीजें होती हैं उनका जो कुछ कुछ अंश बच जाता है, जो सालों के बाद हमें मिलता है, वो जीवावशेष कहलाता है। या जीवों का जो अवशेष बच जाता है उसको जीवावशेष या फॉसिल्स कहते हैं। व्हाट आर मनुस्क्रिप्ट्स। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर मनुस्क्रिप्ट्स। एनी हैंड रिटन रिकॉर्ड विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इज रेफर्ड टू एज मनुस्क्रिप्ट। कि कोई भी हाथ से लिखा हुआ रिकॉर्ड जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड बोथ द चैप्टर्स वेरी वेल। वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इन आवर नेक्स्ट क्लास. Revise all the questions for your examination. Thank you. Have a nice day. Hello student, I Priyanka ma'am. Today's session teach you subject GK. Here class is 6th and our topic is 7 wonder of the world. जो ओरिजिनल 7 वंडर थे वर्ल्ड के, उनके बारे में बताया गया है। वो किसी रीजन से अब डिस्टोर होते जा रहे हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 20 एंड 21 रीड किया था। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 22. स्टूडेंट, और चैप्टर नेम इज ओरिजिनल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मीन जो संसार के वास्तविक अजूबे हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है, जो किसी रीजन से अभी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट वन इज द पिरामिड ऑफ इजिप्ट आर द रॉयल टोम्स। टोम्स होती है कब्र, मीन जहाँ पे मरे हुए लोगों को दफनाते हैं। built more 400 years ago for Egyptian pharaohs and house their mummied bodies are surrounded by the treasure and personal belongings. The oldest pyramid is that Djoser built around 2700 BC. The Great Pyramid of Cheops covered over 12 एकड़। जो 12 एकड़ मीन्स 12 जो एकड़ जमीन है उस पे फैले हुए ये पिरामिड्स, और ये इनके चारों तरफ जो फिरौन लोग हैं उनकी मम्मियाँ मीन्स जो डेड बॉडीज है वो रखी गई है। नेक्स्ट वन इज द कॉलेज ऑफ रोड्स। जो ये स्टैचू है इसका मतलब होता है कि बहुत ही बड़ी मूर्ति। इसकी हाइट कितनी है? 912 फुट हाइट है इसकी। ब्रोंज स्टैचू ऑफ अपोलो द सन गॉड, मीन्स सूर्य भगवान की मूर्ति माना जाता है इसे। और ये डिस्ट्रॉय हो गई मीन्स खत्म हो गई है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इन 224 BC. नेक्स्ट वन इज द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन बिल्ड इन द 6th century BC बाय नीबुचरजार। मीन जो नीबुचरजार नाम के राजा थे उन्होंने इसको हैंगिंग गार्डन को बनवाया था। किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए। मीन्स झूलता हुआ, इसका नाम है झूलता हुआ गार्डन। ओके, बट ये नष्ट हो गया किसी रीजन से। ओके, नेक्स्ट वन इज द मौसोलियम एट हेलरनाइस was made of marble and was built by this window queen आर्टिमिजिया। जो हेलरेनासस का मकबरा है वो मार्बल से बना हुआ है और बिल्ड बाय हिज विंडो क्वीन आर्टिमिशिया, और ये कहाँ पे है? तुर्की में है।
यहाँ पे विंडो क्वीन की जगह आएगा विडो क्वीन, मीन्स जो विडो क्या होती है, जिसकी पत्नी मर जाती है वो विडो होती है। ओके, जिसका पति मर जाता है वो विडो होती है। नेक्स्ट वन इज द फिरोजहाँ ऑफ अलेक्जेंड्रा वाज ए मार्बल वाच टावर एंड लाइट हाउस बिल्ड इन 270 BC. इट वाज डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक इन 1375 AD. ये भी नष्ट हो गया अर्थक्वेक से, और ये मार्बल था और इसके ऊपर एक लाइट हाउस बनाया गया था। ओके, दैट इज द पिक्चर ऑफ दैट वंडर। नेक्स्ट वन इज द स्टैच्यू ऑफ जियूस जुपिटर, मीन्स जो बृहस्पति जियूस बृहस्पति है उसकी आपको यहाँ पे जो फिगर है गिवन है। ये भी मार्बल से बनी हुई थी और हाथी दांत और गोल्ड से इस पे पॉलिश किए गए। तो इस तरह से ट्रेस किया था कि इसमें कहीं भी ज्वाइंट नहीं दिखता। ओके, नेक्स्ट वन इज द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट इफिसस was 128.5 मीटर बाय 68.5 मीटर एंड ये इसकी हाइट लेंथ और विड्थ गिवन है। बिल्ड ऑफ मार्बल विथ 6th century BC in honor of Diana, the Greek virgin goddess of the hunt of the moon. मीन्स ये शिकार की कुंवारी देवी है, इसके लिए बनाया गया था, एंड द मून और चंद्रमा के लिए ये मंदिर बनाया गया था। दैट इज द पिक्चर ऑफ दैट टेम्पल। ओके, सो स्टूडेंट दीज आर सम 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये ओरिजिनल है और यहाँ पे गैलरी मीन्स यहाँ पे कुछ पिक्चर्स गिवन है जो वर्ल्ड के कुछ वंडर्स में से गिवन है। जैसे ये इंडिया का ताजमहल, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इस तरह से 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, लाइक दैट। Good morning student, welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. So student, today for 6th class, I'm just going to tell you the revision part, chapter number 6, the divine elephant. So we have already in the previous video I have told you the short story. मैंने आपको ब्रीफ में इसकी स्टोरी समझा दी है और हमने जो है इसके हार्डवर्ड तो आज एक्सरसाइज करते हैं। तो कल के वीडियो में हमने इसका शॉर्ट वर्ड सेंटेंस, 1 वर्ड सेंटेंस का क्वेश्चन किया था। अब इसका ये जो है MCQs देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट का देखिए, मैनी ईयर्स अगो आवर कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल डैश। तो स्टेट्स है, किंगडम्स है और एम्पायर्स है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर जो है वो किंगडम्स आएगा। तो किंगडम इज द करेक्ट आंसर। अब नंबर 2 देखिए, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स द किंग वुड राइड द डैश एंड टेक अ राउंड ऑफ द सिटी। कि फेस्टिवल के टाइम पे राजा क्या करता था, हॉर्स पे ड्राइव करता था, एलिफेंट पे या फिर चैरिट पे। तो ये इसका एक्यूरेट आंसर है एलिफेंट। एलिफेंट पर बैठ करके वो सिटी का राउंड करता था। नंबर 3 देखिए, द किंग बिकम्स सो डैश दैट ही डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ द एलिफेंट। तो ये है डिस्गस्ट, इरिटेटेड और इनॉयड। तो यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग टू द चैप्टर इरिटेटेड आएगा वर्ड, क्योंकि जो है किंग जो है बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गया था और उसने उस हाथी से छुटकारा पाने की जो है प्लान बनाया। नाउ अब नंबर 4 देखिए, द डैश प्राउडली पैटेड हिज बैक। तो ये यहाँ पे किंग, महावत एंड पीपल। तो यहाँ पे इसका महावत आएगा। महावत ने जो है प्राउडली जो है हाथी की पीठ थपथपाई। ही 5 का देखिए, ही रियलाइज दैट इट वॉज नॉट डैश एलिफेंट एंड ऑर्डिनरी इज स्पेशल एंड सुप्रीम। तो यहाँ पे एन ऑर्डिनरी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अब देखिए नंबर 6, द किंग एट वंस डैश इट्स डिवाइन क्वालिटी एंड द पीपल ग्रेटेड इट्स विद जॉय। राजा ने उसकी जो है डिवाइन क्वालिटीज को पहचान लिया और लोगों ने उसको जॉय किया। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आएगा रिकॉग्नाइज। ना फेल्ट आएगा ना ही अंडरस्टूड आएगा। रिकॉग्नाइज्ड इज द एक्यूरेट वर्ड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड आएगा। नंबर 7 देखिए, ही डिवोटेड हिज लाइफ टू द डैश ऑफ सब्जेक्ट टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। यानी कि यहाँ पे इसका हैप्पीनेस, जॉय और पॉवर्टी। तो यहाँ पे हैप्पीनेस इसका वर्ड आएगा
कि उसने अपनी लाइफ को खुशी खुशी जिया, जब तक कि जो है लोगों की सहायता की, तब तक कि उसकी अंतिम सांस तक उसने हेल्प की। तो नाउ स्टूडेंट अब इसका देखिए, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल जस्ट टेल यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सेशन टू द डी पार्ट, राइट ट्रू फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट्स आपके दिए गए अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ट्रू फॉल्स हैं। तो देखिए, द किंग ऑफ द मगधा वॉज वेरी काइंड एंड जीनियस। तो ये आंसर इसका फॉल्स स्टेटमेंट है। वो ना तो जो है जीनियस था और ना ही जो है काइंड था, तो इसका स्टेटमेंट ये फॉल्स आएगा। द किंग लव द एक्यूपीसियस एलिफेंट वेरी मच। ये ट्रू है कि राजा जो है उस दिव्य हाथी को बहुत ज़्यादा चाहता था। नंबर 3, द किंग ऑर्डर्ड हिज महावत टू रिटर्न बैक टू द प्लेस। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। राजा जब जेलस हो गया था लोगों से कि वो हाथी की प्रशंसा कर रहे थे, तो उसने अपने महावत को कहा कि वापस मोड़ लो हाथी को पैलेस की तरफ। नंबर 4 देखिए, द किंग वॉज राइडिंग ऑन द फास्टेस्ट हॉर्स ही हैड बट ही कुड नॉट कीप प्लेस विद द एक्यूपीस एलिफेंट। यानी कि राजा जो है अपने सबसे तेज हाथी पर बैठ करके जा रहा था, फिर भी वो हाथी जो है उस दिव्य हाथी के जो है पीछे रह गया। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। अब देखिए नंबर 5, द किंग ऑफ मगध वांटेड टू किल द एक्यूपीसियस एलिफेंट। तो किंग का जो मगध का जो राजा था वो उस दिव्य हाथी को मारना चाहता था, तो ये भी इसकी स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ नंबर 6 का देखिए, द एक्यूपीसियस एलिफेंट वेंट टू द किंग ऑफ वाराणसी। जो एक्यूपीसियस एलिफेंट था यानी कि जो दिव्य हाथी था वो वाराणसी के राजा के पास गया, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। द किंग ऑफ वाराणसी डिडंट गिव शेल्टर टू द एक्यूपीसियस एलिफेंट। तो जो उस दिव्य हाथी को वाराणसी के राजा ने शेल्टर रहने के लिए जगह नहीं दी, ये स्टेटमेंट इसका फॉल्स है। उसने उसको इनवाइट किया और उसका स्वागत किया था। नाउ स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे ऑप्शनल आपको 2 वर्ड दिए हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आपको इन दोनों में से कोई एक वर्ड चूज करना है। तो मैंने ऑलरेडी आई जस्ट डन इट फॉर यू। जस्ट सी, अमंग्स देम वॉज द ब्यूटिफुल, ये व्हाइट आएगा या ब्राउन आएगा एलिफेंट, तो दोनों में से कौन सा एलिफेंट था? व्हाइट, तो व्हाइट इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए वर्ड नंबर 2 देखिए, द किंग raised rode on it and set out on his usual round of the city। तो इसमें राइज नहीं आएगा, रोड यानी कि हाथी पर चढ़कर वो हर जो है सुबह जो है हमेशा राउंड पर निकलता था। नंबर 3 देखिए, द महावत केम एंड बोल्ड बिफोर द किंग। तो यहाँ पे इसका करेक्ट दोनों में वर्डों में से बोर्ड जो है ये वर्ड आपका करेक्ट आंसर, राजा के समक्ष वो झुक जाता है। नंबर 4 देखिए, द किंग फॉलोड हिम विद हिज retinue एंड routine। तो यहाँ पे विद हिज retinue आएगा, यहाँ पे करेक्ट इसका वर्ड retinue है। अब नंबर 5 देखिए, द महावत प्राउडली ये pelted है या patted its back। तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट एक्यूरेट आंसर आ जाएगा patted, यानी कि पीठ थपथपाई। नंबर 6 देखिए, द किंग रियलाइज्ड हिज डैश एंड मिसडीड। तो यहाँ पे मिस्टेक है या मिसडीड है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका मिस्टेक आएगा। नंबर 7 देखिए, द किंग ऑफ वाराणसी वॉज वाइज एंड नोबल। तो इन दोनों में से जो NOBLE नोबल किंग की राइट है इसका, ये आएगा। सो अब देखिए बेटा, यहाँ पे है एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपके कुछ 7 वर्ड्स दिए हुए हैं, क्रूल, डिवाइन, एनॉयड, क्लाइम और पोलाइट, स्टेप एंड डेंजरस। तो यहाँ पे जो है मैंने आपका जो है ये एंटोनिम्स लिखे हुए हैं। जस्ट ट्राई टू डू द अनदर वर्ड्स। इससे अपार्ट अगर कोई आपको दिखता है तो उससे हेल्प लेके डिक्शनरी की आप इसे करने की कोशिश कीजिएगा। क्रूल का है, मिस्ट्रीफुल, डिवाइन का है, मॉर्टल, एनॉयड का है, प्लीज, क्लाइम का है, डिसेंट और पोलाइट का है, रूड, स्टेप का है, जेंटली एंड डेंजरस का है, हार्मलेस। तो ये आपके जो है वर्ड्स हैं, एंटोनिम्स वर्ड्स हैं। सो स्टूडेंट, अब देखिए ये जो है यहाँ पे 7 वर्ड्स हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन फॉर यू, आई हैव जस्ट रिटन द ओनली हिंदी मीनिंग ऑफ द these words, and what you have to do
एंड यूज दिस वर्ड इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपनी तरफ से इसको लिखिए। जैसे जेलस का होता है ईर्ष्या, आई एम जेलस ऑफ माई फ्रेंड हो सकता है इसका, जैसे कि मुझे अपने फ्रेंड से जेलस होता है ऑन हिज, जैसे कि उसको आप कह दो कि ऑन हिज फेवरेट समथिंग वॉट एवर ही डिड एंड ही हैज बीन अप्रिशिएटेड। तो ये एक एग्जाम्पल है, तो आपको जो है इस तरह से लिखना है। और ये फोरहेड है, माथा, तो माथे पे इसका फोरहेड वाज द एलिफेंट, द व्हाइट एलिफेंट हैड एन सिक्स सेंस ऑन हिज फोरहेड। तो ये भी आप इसको लिख सकते हो, बोल सकते हो। और इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना। आई वॉज इम्प्रेस्ड विद माई यंगर ब्रदर, यानी कि मैं अपने छोटे भाई से जो है इम्प्रेस्ड हो गया था, प्रभावित हो गया था। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। फोर्सफुल का मतलब होता है सशक्त, यानी कि फोर्सफुल, आई हैव डन माई वर्क, सशक्ता से मैंने अपना काम पूरा किया। और ये है एप्यूट, सराहना। तो इसका मतलब होता है when I did my work correctly I was appreciated by my teacher। तो ये जो है इसका आप लिख सकते हो। और ये है डिसलॉक्ड का मतलब होता है जगह देना या स्थान देना। whenever someone asks you for seat you should dislockt, यानी कि कोई अगर आपसे जगह मांगता है तो आपको जगह देनी चाहिए। तो इस तरह से आप उसका लिख सकते हो। और डिवोटेड का होता है भक्त, यानी कि किसी के प्रति बहुत ज्यादा आप जो है उसकी बातें मानो और उसको डिवोटेड हो। तो यहाँ पे पीपल आर डिवोटेड टूवर्ड्स गॉड, तो भक्त के भगवान की तरफ उनकी क्या होती है, भक्ति होती है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। सो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपको यहाँ पे ही, नेक्स्ट वीडियो वी विल जस्ट कंटिन्यू एंड जस्ट डू द थिंग्स like the question answer in the previous video. So student, what you have to do usually as I discussed and I always remind you कि don't forget to click on bell icon और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। सो स्टूडेंट, टेक केयर, थैंक यू।